हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम सब प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे चैनल पर रीट एग्जामिनेशन की, और मैं आप लोगों के साथ में साइंस सब्जेक्ट को डील कर रही हूँ। इसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री वाला पोर्शन हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं विद पीडीएफ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के साथ में। हमारे फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ही जल्दी हम लोग फिजिक्स का सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे। क्लास 1 आ चुकी है। क्लास 1 में मैं आप लोगों के दाब और बल वाला टॉपिक कंप्लीट डिस्कस कर चुकी हूँ। क्लास 2 में मैं आप लोगों के साथ में इसका टेस्ट डिस्कस करने वाली हूँ। टोटल 24 से 25 क्वेश्चन होंगे। आप लोग इन क्वेश्चंस को कीजिएगा और आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को, और इसकी कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। यानी ये जो क्वेश्चन है आप लोगों की रीट 2015 में पूछा गया है। एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। जब मैंने क्लास ली थी तब मैंने आप लोगों को बताया भी था, और आप लोगों को पता भी होना चाहिए कितने होते हैं। 10 की घात 4 होते हैं, 10 की घात 5, 10 की घात 3 या 10 की घात 6। तो एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो एक न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, 27 किलोग्राम भार किसके तुल्य होता है। 27 किलोग्राम भार जो होता है वो किसके तुल्य होता है। ये सवाल रीट 2008 एंड 2012 में पूछा गया सवाल है। 27 किलोग्राम भार जो होता है वो किसके समान होता है। 27 न्यूटन के, 9.8 न्यूटन के, यानी कि 264.6 न्यूटन के और 2700 न्यूटन के। तो ये जो क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए किस तरीके से करेंगे। क्या बोला है, एक 27 किलोग्राम भार जो होता है वो किसके बराबर होता है। 27 किलो जो है उसको हम लोगों ने जो है वो, जैसे किलोग्राम है तो वो किसके बराबर, न्यूटन। न्यूटन की एक किलो में कितने न्यूटन होते हैं, 9.8 न्यूटन होते हैं। तो जब हम 27 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा 264.6 न्यूटन। तो यहाँ पर हमारा सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, 0.75 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड छत से टंगी डोरी रस्सी से लटका हुआ है। यानी कि 0.75 किलोग्राम का द्रव्यमान का एक पिंड है जो छत से कोई डोरी लटकी हुई है, उसे लटका हुआ है। तो डोरी द्वारा पिंड के ऊपर कितना बल लगेगा। ये सवाल भी रीट 2017 में पूछा गया है। देखिए, बल का मान पूछा है, यानी फोर्स पूछा है, और बल का सूत्र क्या होता है, एम जी। अब यहाँ पर एम का मान क्या दिया हुआ है, 0.75, और जी का मान क्या होता है, 0.9.8। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.35। तो यहाँ पर 7.35 न्यूटन। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा आप लोगों के बी, 7.35, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन, जो आप लोगों के जो है वो रीट 2011 में, यानी 8 2011 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन है कि दाब में वृद्धि के साथ में पानी का क्वथनांक। भाई, जब दाब यानी प्रेशर बढ़ाता है तो पानी का क्वथनांक यानी उबलने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, या कोई परिवर्तन नहीं होता। भाई, दाब लगता है तो क्वथनांक जो होता है वो बढ़ता है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। जैसे प्रेशर कुकर है तो उस पर भी दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए, बढ़ता है। आगे देखेंगे हम लोग फिफ्थ नंबर, समान गहराई पर निम्न तरल पदार्थों में से किसके कारण तल पर दाब अधिकतम होगा। केरोसिन तेल, शुद्ध पानी, समुद्री पानी या पारा। तो जब मैंने आप लोगों को समान गहराई वाले और तरल पदार्थों में बताया भी था कि किसका दाब जो होता है वो, यानी तरल पदार्थों में किसके ऊपर प्रेशर सबसे ज्यादा लगता है, तो ये क्वेश्चन तो बना हुआ भी है, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों के पारा। फिफ्थ का हो जाएगा डी, पारा। आगे देखेंगे, एक सीमेंटेड फर्श पर M1 और M2 द्रव्यमानों के लोहे के दो टुकड़े रखे हुए हैं। M1 M2 से M1 बड़ा है, यानी M1 है ना वो क्या है, बड़ा है। M1 बड़ा है, ये याद रखिएगा। तो इसमें से कौन सा आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। M2 से M पर घर्षण बल अधिक लग रहा है। भाई, M2 क्या है, M2 से M1 बड़ा है, यानी M1 बड़ा है। M1 बड़ा है तो उसके ऊपर, तो M2 से M1 पर भाई जो बड़ा है उसके ऊपर घर्षण बल अधिक लगेगा। M2 से M1 पर घर्षण बल कम लग रहा है। M1 व M2 दोनों पर बराबर घर्षण बल लग रहा है, या दोनों पर घर्षण शून्य है। भाई, बराबर तो लगेगा नहीं, न ही आप लोगों के जीरो लगेगा। तो यहाँ पर आप लोगों के राइट क्या हो जाएगा, किसके ऊपर घर्षण बल ज्यादा लग रहा है। तो देखिए, M2 से M1 बड़ा है तो जो बड़ा है उसके ऊपर कम घर्षण लगेगा, और जो छोटा है उसके ऊपर अधिक घर्षण लगेगा। तो M2 से M1 पर, यानी कि जो बड़ा है उसके ऊपर, जैसे कि इसको आप लोग, घर्षण मतलब क्या होता है मैं आप लोगों के साथ में एक्सप्लेन कर लेती हूँ। घर्षण का मतलब क्या होता है, रुकने वाली चीज, यानी जो चीज भारी है वो जल्दी रुक पाएगी।
जो चीज भारी है वो जल्दी रुक पाएगी, तो घर्षण बल किस पर ज्यादा लगेगा? जो बड़ी है तो M1 बड़ी है तो M2 से M1 पर घर्षण बल अधिक लगेगा, यानी कि रुकेगी कौन सी? M1 बड़ा है, इसीलिए वो जल्दी रुक जाएगा। तो यहाँ पर सिक्स का हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। ये सवाल सीटेट 2023 में पूछा गया सवाल है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं। एक सीमेंटेड फर्श पर M1 और M2 द्रव्यमानों के लोहे के दो टुकड़े रखे हुए हैं। M2 से M1 बड़ा है, M2 से M1 पर घर्षण बल अधिक लग रहा है, ठीक है, यानी कि M1 पर घर्षण बल ज्यादा है। M1 तथा M2 विराम अवस्था में होने के कारण उनके बीच आपेक्षिक गति होने से पूर्व जो घर्षण कार्य करता है वह स्थैतिक घर्षण कहलाता है, यानी उनके जो रुकने की स्थिति होती है उसी को हम लोग घर्षण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन घर्षण के संदर्भ में सत्य है? घर्षण के संदर्भ में सत्य कथन पूछा है हम लोगों से। घर्षण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। विराम अवस्था पर विराम अवस्था में किसी कार पर कोई घर्षण बल काम नहीं करता है। सर्पी घर्षण से लौटनी घर्षण कम होता है। और चौथा है वायु घर्षण गुरुत्व की दिशा में काम करता है। भाई वायु घर्षण तो कोई हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं है, तो ये तो डायरेक्ट कट हो जाएगा। घर्षण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। और यहाँ पर अभी हम लोगों ने जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा भी है कि M1 व M2 यानी दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु हैं, तो वो वस्तु के द्रव्यमान पर घर्षण निर्भर करता है। विराम अवस्था में कोई वस्तु पर कोई बल घर्षण बल काम नहीं करता है। भाई कोई भी वस्तु है उसके ऊपर अगर वो विराम अवस्था में है तो मतलब उसके ऊपर घर्षण बल ज्यादा काम कर रहा है, तो ये भी कट हो गया। तो पीछे एक ही ऑप्शन बचा, वो है हमारा सी ऑप्शन। तो सेवंथ का हो जाएगा हमारा सी विल बी राइट आंसर। ये सवाल आप लोगों की सीटेट 2023 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं। दिए गए कथनों में सर्पी घर्षण से लौटन घर्षण कम लौटनी घर्षण जो होता है वो कम होता है, ये कथन सत्य है। जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है, सरकती यानी कि सरकती, इस तरीके से सरकना, तो सरकने वाली वस्तु तथा उस सतह के बीच लगने वाला घर्षण सर्पी घर्षण कहलाता है। इस घर्षण को गतिज घर्षण यानी जो गतिज घर्षण होता है वो भी सेम होता है, सर्पी घर्षण भी सेम होता है। लौटनी घर्षण किसको बोलते हैं? किसी सतह पर लुढ़कने वाली वस्तु, उसकी गति का विरोध, उसको लौटन घर्षण बोलते हैं। जैसे कि किसी जमीन के अंदर जमीन पर हम लोग या फिर गेंद या फिर कोई पहिए उसको अगर लुढ़काए तो वो लौटनी घर्षण घर्षण होता है। तो लौटनी घर्षण का मान सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा जो है वो स्थैतिक घर्षण बल का मान होता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। आगे देखेंगे 8th नंबर, किसी इमारत की छत से भूमि की ओर गिरने वाले सिक्के की गति लगातार बढ़ती है। यानी अगर हम लोग ऊपर से छत से, कोई बिल्डिंग है उसके अगर छत से अगर हम लोग सिक्का नीचे की तरफ फेंकते हैं तो सिक्के की गति लगातार क्यों बढ़ती है? क्योंकि सिक्का हल्का होता है, पृथ्वी सिक्के को आकर्षित करती है, सिक्के पर कोई बल काम कर नहीं करता, वायु सिक्के को धकेलती है। भाई सीधी सी बात है, ऊपर से नीचे करेंगे तो सिक्का हमेशा नीचे ही आता है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। पृथ्वी क्या करती है? सिक्के को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये सवाल सीटेट 2023 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं। किसी इमारत की छत से भूमि की ओर गिरने वाले सिक्के की गति पृथ्वी द्वारा सिक्के को आकर्षित करने के कारण लगातार बढ़ती है। जब कोई वस्तु ऊपर से मुक्त रूप से छोड़ी जाती है तो गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती है, और जैसे जैसे वस्तु पृथ्वी की सतह के निकट आती है तो उसका वेग बढ़ता जाता है, अतः उसके वेग में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इसी त्वरण को हम लोग गुरुत्वीय त्वरण के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा परिमाण के बारे में सही है? एक संबंध घर्षण के यानी कि घर्षण के बारे में है। तो सर्पी घर्षण लौटनी घर्षण से कभी भी अधिक नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा आप लोगों के। स्थैतिक घर्षण जो होता है वो सर्पी घर्षण से हमेशा अधिक होता है, तो यहाँ पर आप लोगों का बी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। और ये जो चीज है मैंने अपने नोट्स में इस तरीके से डब्बा बना के और लिखी है स्पेशली, आप लोग एक बार क्लास को जरूर देखिएगा, तो ही आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ये सवाल सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है। आगे देखेंगे हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन को चूज करना है। स्थैतिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। भाई कौन सा स्थैतिक? यहाँ पर तो हम लोगों ने देखा था कि सर्पी घर्षण ज्यादा होता है, तो सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण तो स्थैतिक घर्षण जो होता है वो सर्पी घर्षण से कम होता है, नहीं, स्थैतिक घर्षण जो होता है वो ज्यादा होता है, तो ये कट हो गया आप लोगों के। लौटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है, नहीं, लौटनिक घर्षण सबसे कम होता है। स्थैतिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम परंतु लौटनी घर्षण से अधिक होता है, नहीं, सर्पी घर्षण घर्षण लौटनी घर्षण से अधिक होता है और स्थैतिक घर्षण से कम होता है। ये आप लोग कैसे देखेंगे? सबसे पहला आप लोगों का आ जाता है स्थैतिक घर्षण, फिर आता है लौटनी घर्षण, और उसके बाद में सबसे पहला आता है स्थैतिक घर्षण, फिर आता है सर्पी घर्षण, और फिर आता है लौटनी घर्षण। बस ये 3 लाइनें याद रखिए, आप लोगों के अपने आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये सवाल सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है। आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन,
11 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से कहता है, एक मेज पर स्थिर अवस्था में रखी हुई किताब के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। भाई एक कोई भी मेज है, टेबल है, उसके ऊपर स्थिर अवस्था में कोई भी एक बल रखी हुई है, तो एक वस्तु पुस्तक रखी हुई है, तो उसके संबंध में कौन सी बात सही है। स्थैतिक घर्षण एकमात्र बल है जो उस पर लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण एकमात्र बल है जो उस पर लग रहा है। उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, उस पर संतुलित बलों का एक ही युग्म लगा हुआ है। भाई एक वस्तु है जो स्थिर अवस्था में है। स्थिर अवस्था का मतलब क्या है कि वस्तु के ऊपर जो बल लग रहा है वो संतुलित बल लग रहा है। बैलेंस बना के वो जो वस्तु है वो वहां पर स्थित है। तो 11 का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। और ये सवाल सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है। आगे देखेंगे हम लोग 12th नंबर क्वेश्चन। कोई 200 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड किसी चिकने सतह घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 5 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इसी पिंड को इसी वेग से गतिमान बनाए रखने के लिए आवश्यक बल 10,000 न्यूटन, 1,000 न्यूटन, 100 न्यूटन या फिर शून्य। अगर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ऑब्वियसली आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 200 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो यहाँ पर 5 दूनी 10 और 2 जीरो यानी 1,000 आंसर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर 0 होगा। अब 0 क्यों होगा उसको हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, चिकने घर्षण रहित। घर्षण रहित का मतलब है कि उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई बल नहीं लग रहा है। भाई घर्षण खुद ही नहीं है तो कोई वस्तु के ऊपर कैसे बल लगेगा। भाई बल लगने के लिए घर्षण का होना जरूरी है, तो घर्षण नहीं होगा तो बल नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 0 कि उस वस्तु के ऊपर किसी भी तरीके का कोई बल काम नहीं करता है। ये सवाल भी सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है। नीचे दिए गए कौन सा कथन सही है, सत्य सही नहीं है, असत्य कथन चूज करना है हम लोगों को। लौटनी घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है, यही सबसे गलत हो जाएगा क्योंकि लौटनी घर्षण जो होता है वो सबसे कम होता है। तो यहाँ पर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये सवाल सीटेट 2021 में पूछा गया सवाल है जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं। लौटनी घर्षण बल का मान सर्पी घर्षण बल से कम होता है, अतः लौटनी घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है। ठीक है, यह कथन सत्य नहीं है, यानी कि ये वाला कथन जो है वो आप लोगों के ये वाला कथन जो है वो आप लोगों के गलत हो जाएगा। सर्पी घर्षण क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु अथवा तल पर फिसलती है तो उसके संपर्क तलों के बीच में लगने वाले बल को सर्पी घर्षण कहते हैं। घर्षण बल को सर्पी घर्षण कहते हैं। लौटनी घर्षण क्या होता है, रोलिंग। जब कोई वस्तु किसी तल अथवा दूसरी सतह के ऊपर रोल करती है, लुढ़कती है, दोनों सतहों के बीच में लगने वाला घर्षण बल लौटनी घर्षण। और स्थैतिक घर्षण क्या होता है, स्थैतिक घर्षण तब काम करता है जब हम किसी वस्तु को उसकी विराम अवस्था से गति में लाने का प्रयास करते हैं। तो सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, स्थैतिक घर्षण लौटनी घर्षण से अधिक होता है और सर्पी घर्षण लौटनी घर्षण से अधिक होता है। तो सबसे पहला आ जाता है स्थैतिक घर्षण, उसके बाद में आ जाता है आप लोगों के सर्पी घर्षण और सबसे लास्ट में आप लोगों के आ जाता है लौटनिक घर्षण। और ये मैंने आप लोगों को क्लास में बहुत अच्छे से करवाया है ना। तो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और सही कथन को चूज करना है। कथनों को पढ़ना है और सही कथन को हम लोगों को चूज करना है। अभी कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। एक लड़के ने देखा कि कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर आसानी से गति कर रहा है जब उसकी बहन ने कैरम पर प्लाईवुड पर टेल्कम पाउडर डाला। हम लोग देखते हैं जब हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं तो हम क्या करते हैं, जब कैरम बोर्ड को एकदम स्मूथली चलाना होता है तो हम उसके ऊपर टेल्कम पाउडर लगा देते हैं। टेल्कम इसका क्या कारण है कि उसके ऊपर घर्षण आसानी से चल रहा है। तो ये तो बात ठीक लग रही है ना, ये बात तो हमारी ठीक हो जाएगी। टेल्कम पाउडर कैरम की प्लाईवुड और स्ट्राइकर के घर्षण को बढ़ा बढ़ा देता है। भाई टेल्कम पाउडर जो होता है वो आप लोगों के घर्षण को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर आप लोगों के ऑप्शंस दिए हुए ए सत्य है, आर सत्य है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो देखिए, जो आसानी से गति कर रहा है जब उसकी बहन ने कैरम के प्लाईवुड पर टेल्कम को डाला, तो यहाँ पर आप लोगों का एजर्शन तो ठीक हो जाएगा, एजर्शन ठीक है। लेकिन टेल्कम पाउडर कैरम की प्लाईवुड और स्ट्राइकर के बीच में घर्षण को बढ़ाता नहीं है। बढ़ाने का मतलब है कि वस्तु की गति को रोकना, बल्कि ये तो क्या कर रहा है, घर्षण को कम कर रहा है, वस्तु की गति को बढ़ा रहा है, कम नहीं कर रहा है। तो ये सेकंड वाला जो रीजन है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ए सही है, आर गलत है। तो ए सत्य है और आर असत्य है। और ये सवाल सीटेट 2021 में पूछा गया सवाल है जिसका एक्सप्लेनेशन है कि लड़की की बहन द्वारा कैरम के प्लाईवुड पर टेल्कम पाउडर डालते हैं तो टेल्कम पाउडर कैरम की प्लाईवुड और स्ट्राइकर के घर्षण को बढ़ाता नहीं बल्कि घटाता है। टेल्कम पाउडर के बीच में लगने वाले घर्षण को कम करता है, अर्थात ए सही है और आर
गलत है। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, उपयोगी परिणामों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है? जूतों की तली और तलवों पर खांचे बनाना, ट्रकों के टायरों को खांचेदार बनाना, स्वचालित वाहनों में ब्रेक पैड का उपयोग करना और मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच में ग्रेफाइट की परत चढ़ाना। क्या बोला है कि घर्षण को कम करने के लिए, भाई घर्षण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? स्नेहक का यूज करते हैं। और स्नेहक का यूज कहाँ हो रहा है? केवल डी ऑप्शन में हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सवाल सीटेट 2021 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं। घर्षण को कम करने के लिए तेल, ग्रीस और ग्रेफाइट को मशीन के गतिशील पूर्जी भागों के बीच में लगाते हैं। पूर्जों के बीच लगाने से वहां उनकी एक परत बन जाती है और गतिशील पृष्ठ सीधे एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते हैं, जिससे उनका घिसाव नहीं होता है। और जूतों की जो तली होती है उनके ऊपर खांचे बनाना, ट्रक के टायरों को खांचेदार बनाना, स्वचालित वाहनों में ब्रेक पैड का उपयोग करना आदि घर्षण को बढ़ाने का काम करता है। आगे देखेंगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकेंद्रण द्वारा पृथक्करण की का उपयोग नहीं है? भाई अभिकेंद्रण द्वारा यानी गोल 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 किसी चीज को घुमाना और उसके द्वारा किसी प्रोडक्ट को प्राप्त करने का कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है? भाई कपड़े धोने की मशीन है, तो उसके अंदर कपड़े गोल गोल घूमते हैं। दूध से मक्खन क्रीम अलग करते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग गोल गोल घुमाते हैं। और प्रयोगशालाओं में निदान सूचक परीक्षण होते हैं, उसमें भी हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं गोल गोल घुमाने का प्रयास करते हैं। तो कौन सा अनुप्रयोग नहीं है कि खाद्य पदार्थों के मिलावट को अलग करना? तो अलग करने के लिए क्या हम उसको घुमाएंगे, मिक्स करेंगे? तो नहीं। यहाँ पर हमारा सी विल बी राइट आंसर। ये सवाल सीटेट 2021 में पूछा गया सवाल है। आगे देखेंगे हम लोग 17 नंबर, समीर अपने कंचे यानी गोली को फर्श पर बिछे 3 पृष्ठ सतहों पर तनी हुई सेलफोन शीट, कालीन और समाचार पत्र पर लुढ़काता है। कंचे पर लगने वाले घर्षण बल की क्रम में किस प्रकार होगा? ये सवाल है ना, वो आप लोगों के एनसीईआरटी की जो आप लोगों के जो अभ्यास प्रश्न है उनके पीछे भी दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभ्यास प्रश्नों में आए हुए सवाल आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, और ये सवाल सीटेट 2019 में भी पूछा गया सवाल है। भाई घर्षण सबसे ज्यादा अधिक कहाँ होगा? क्या पूछा है? घर्षण का मान सबसे अधिक बढ़ते क्रम में बताना है, तो घर्षण का बल जो है वो सबसे अधिक कहाँ होगा? तो घर्षण का बल सबसे अधिक जो है वो कालीन होगा, फिर समाचार और सेलफोन शीट में सबसे कम होगा। भाई कालीन खुरदरी होती है, इसके लिए इसलिए कंचे वहां पर ज्यादा नहीं लुटकेंगे, कम लुटकेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। ये सवाल सीटेट 2019 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। समीर द्वारा कंचे या गोली को फर्श पर बिछे 3 विभिन्न पृष्ठों तनी हुई सेलफोन शीट, कालीन और समाचार पत्र पर लुढ़काने से कंचे पर लगने वाले घर्षण बल का बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है? पहले सेलफोन शीट, सेकंड नंबर पर कालीन, और तीसरा आप लोगों को क्या आ जाता है? समाचार पत्र। तो यहाँ पर आप लोगों के हो जाएगा, ये यहाँ पर कहीं न कहीं एक्सप्लेनेशन में मुझे गड़बड़ लग रही है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के कालीन होगा, उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों का आंसर होगा कालीन, समाचार पत्र और सेलफोन शीट। तो यहाँ पर आप लोगों के 17 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर, और इस लाइन को आप लोग काट दीजिएगा, इस लाइन में गड़बड़ है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन, जूते के सोल जो होते हैं वो असमतल क्यों बनाए जाते हैं? असमतल बनाते हैं जूते का जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना, वो उसके ऊपर इस तरीके की कुछ कुछ डिजाइन होती है, किसी में ऐसी, किसी में लंबी, किसी में किस तरीके की। तो ऐसा क्यों होता है? जूतों को मजबूती देने के लिए, घर्षण घटाने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, या जूते का जीवन काल बढ़ाने के लिए? तो ऑब्वियसली जूते को घर्षण को बढ़ाने के लिए। भाई घर्षण जितना ज्यादा होगा वो हमारे रुकने की स्पीड को उतना ही कम कर पाएगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। ये सवाल सीटेट 2021 में पूछा गया सवाल है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। घर्षण यानी कि फ्रिक्शन क्या होता है? यह एक ऐसा बल है जो दो तलों के बीच में सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। ऑब्वियसली जो किसी वस्तु की गति का विरोध करे वो घर्षण है। घर्षण बल का मान दोनों तलों के बीच में अभिलंब पर निर्भर करता है। घर्षण के उपयोग क्या है? पृथ्वी की सतह पर चलने वाले प्रत्येक वाहन की गति सतह तथा वाहन के आधार के बीच में घर्षण बल द्वारा ही संभव होता है। यही कारण है जड़त्व बढ़ाने के लिए जूते के सोल असमतल बनाते हैं। आगे देखेंगे हम लोग 19 नंबर सवाल, एक पुस्तक है जो मेज की तल पर विश्राम अवस्था में पड़ी है। इस पर लगने वाले बल या बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात ठीक हो जाएगी? भाई कोई भी वस्तु है वो किसी टेबल के ऊपर स्थिर अवस्था में पड़ी है, तो यानी उसके ऊपर संतुलित बल है। तो कोई बल तो होगा नहीं, केवल घर्षण बल है नहीं, संतुलित बल। ऑब्वियसली संतुलित बल का एक जोड़ा जो है वो यहाँ पर काम कर रहा है। और इसी तरीके का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी कराया है, और वो पहले भी आया हुआ है। ये सवाल सीटेट 2016 में पूछा गया सवाल है। आगे देखेंगे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन, कोई 6 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड किसी घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की
एक समान चाल से फिसल रहा है। इस पिंड को उसी चाल से इसी सरल रेखा के अनुदिश गति कराने के लिए आवश्यक बल कौन-सा होता है? 27 न्यूटन, 54 शून्य 0 यहाँ पर शून्य नहीं होगा, यहाँ पर न्यूटन हो जाएगा आप लोगों के, है ना? 54 न्यूटन, 18 न्यूटन और 0 न्यूटन। तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर क्या होगा? तो आप लोग यहाँ पर अगर देखें तो आप लोग क्या करेंगे, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकाल देंगे 18 और टिक लगा देंगे सी। लेकिन यहाँ पर हमारा हो जाएगा सी, डी आंसर, यानी 0 न्यूटन। कैसे? क्या बोला है? घर्षण रहित। घर्षण रहित जो सरफेस होता है उसके ऊपर 0 बल काम करता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0 न्यूटन। और इसी तरीके का क्वेश्चन भी मैंने पहले आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले करवाया है। ये सवाल भी सीटेट 2015 में पूछा गया सवाल है। आगे देख लेते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन। दाब का मात्रक आप लोगों को बताना है, पास्कल, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, बार या उपरोक्त सभी। तो दाब का मात्रक होता है सभी, ऑल ऑफ द अबव। 21 नंबर है, यदि बैरोमीटर में पारा यकायक कम हो जाता है तो क्या संभावना रहती है? कि मौसम साफ रहेगा, मौसम ठंडा रहेगा, ओले पड़ेंगे, आंधी या तूफान आएगी। भाई बैरोमीटर में अगर जो होता है वो उसका यकायक कम हो जाता है तो आंधी या तूफान जो होती है वो आने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। जल में डूबी हुई बाल्टी को खींचने में आसानी क्यों होती है? उत्प्लावक बल के कारण, वायु दाब के कारण, जल दाब के कारण और उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई जल में डूबी हुई वस्तु होती है या बाल्टी होती है, इसको खींचते हम आसानी क्यों होती है? क्योंकि उत्प्लावक बल, जितना बल ऊपर से नीचे की तरफ लगता है उतना का उतना बल जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ भी लगता है। तो यहाँ पर हमारा 23 का हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। आगे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। हाइड्रोलिक प्रेस किस सिद्धांत पर काम करती है? उत्प्लावक बल के सिद्धांत पर, वायुदाब के सिद्धांत पर, पास्कल के सिद्धांत पर या बर्नौली के सिद्धांत पर? तो हाइड्रोलिक प्रेस प्रेस जो होती है वो पास्कल के सिद्धांत पर काम करती है। और ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को अपनी क्लास में भी करवाई है। और जब आप लोग टेस्ट देंगे ना टेलीग्राम पर जाकर, आप लोग जब इसकी पीडीएफ लेंगे तो मैंने यहाँ पर आपके हेल्प के लिए जो है वो यहाँ पर आंसर की भी दे रखी है, कि अगर आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप लोगों को आंसर नहीं पता है, तो आप लोग जो है वो टेस्ट की तरह इसको देख सकते हैं। और इसकी कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।